जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इनसे रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों, हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 622 ईस्वी में हुई थी, जब मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए थे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि मक्का से मदीना जाने के क्रम में 622 ईस्वी में क्या हुआ था, इनके द्वारा एक संवत चलाया गया था जिसे हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इससे कौन कौन से रिलेटेड फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों, मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 632 ईस्वी में हुई थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। और हिजरी संवत कब चलाया जाता है तो 622 ईस्वी में। मक्का कहाँ है, तो मक्का कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अरबों ने सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। तो याद रखना है कि ईरानियों ने इसे क्या कहकर संबोधित किया है, तो हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर संबोधित किया है दोस्तों। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था दोस्तों, तो अरबों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, आपको याद रखना है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था यह आक्रमण। और यह सफल आक्रमण था दोस्तों। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन वह असफल थे दोस्तों। पहला जो मुस्लिम आक्रमण सफल हुआ वो किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी होगा। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। याद रखना है दोस्तों। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त ली। उस समय सिंध का जो शासन था दाहिर के हाथों में था दोस्तों। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि उस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था, तो दाहिर था दोस्तों। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा में यह अरबों के सिंध विजय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और चचनामा के लेखक कौन है, तो चचनामा के लेखक है, याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन अली अबू बकर कूफी। मोहम्मद बिन अली अबू बकर कूफी चचनामा ग्रंथ के लेखक है दोस्तों। याद रखना है कि मोहम्मद बिन अली अबू बकर कूफी जो है चचनामा या फतहनामा के लेखक है दोस्तों। और इस ग्रंथ से हमको अरबों के सिंध विजय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? सेम क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम था। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और सुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति छीन हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो कौन थे दोस्तों? तो अरब। तो भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय हुआ था, याद रखना है ये भी पॉइंट दोस्तों। बंबई के निकट थाने में हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ। तो ये याद रखना है कि उस समय खलीफा कौन थे? तो अल वाजिद थे। लेकिन भारत पर अगर सबसे पहला आक्रमण पूछा जाए जो कि असफल रहा, ठीक है, तो वो कब हुआ था? 636 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो खलीफा थे उनका नाम था उमर नाम था दोस्तों। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था कौन था? दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। सिंध को जीता था 712 ईस्वी में, तथा मुल्तान को कब जीता था दोस्तों? तो 713 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था दोस्तों? तो एक अरबवासी था। यह मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद था। याद रखना है दोस्तों कि इराक का राजा था अल हजाज, उसका भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो याद रखना है दोस्तों, गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वह अलप्तगीन था। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम क्या है दोस्तों? यामनी वंश। इतिहास में किस वंश को यामनी वंश के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलप्तगीन ने की थी। याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदूशाही राजवंश का राज्य का उदय हुआ, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था दोस्तों। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यह बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ऐसा कोई उसका उद्देश्य नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था लूटमार मचाना यहाँ पर। तो ए सही है जबकि आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था बल्कि लूटमार करना था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं था? तो याद रखना है, काफ़ी वीवीआई सवाल है। कौन मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो उसका नाम है दोस्तों विद्याधर। विद्याधर जो वह शासक था, चंदेल शासक, जो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था दोस्तों। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक जो था दोस्तों विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था दोस्तों। याद रखना, इनका नाम है विद्याधर। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। याद रखना है दोस्तों, उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया दोस्तों। तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास
इतिहासकार कौन था? तो याद रखना दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। तो महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। और इसकी रचना भी आपको याद रखना है कि इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो याद रखना है किताब उल यामनी। किताब उल यामनी किसके द्वारा लिखा गया है? उतबी के द्वारा लिखा गया है। या किताब उल यामनी का ही एक अन्य नाम है तारीखे यामनी। यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब दोनों सेम ही बुक है, उतबी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है। जो शाहनामा का लेखक है वो फरिश्ता नहीं है। शाहनामा के जो लेखक हैं उनका नाम है फिरदौसी। शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं और यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी हैं और यह महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। इसे पूर्व के होमर, याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि पूर्व के होमर की उपाधि से किसे दिया गया है? तो फिरदौसी को दिया गया है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने क्या क्या लिखा है दोस्तों? तो तारीखे फरिश्ता, गुलशन इब्राहिमनी नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था दोस्तों, याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तुजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीखे फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो याद रखना है कि तारीखे फरिश्ता किस शासक को समर्पित है? तो बीजापुर के शासक है, उनका नाम है इब्राहिम आदिल शाह, उनको समर्पित है दोस्तों। नेक्स्ट है, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? तो फिरदौसी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था दोस्तों? तो अल-बरूनी था, याद रखना है। और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। ये अल-बरूनी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो उनका जन्म क्या हुआ था? याद रखना 973 ईस्वी में हुआ था। और किस देश के रहने वाले थे? तो खीवा यानी प्राचीन समय में उसे ख्वारिज्म देश भी कहा जाता था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। याद रखना कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत भी आए थे। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म एवं धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, याद रखना है। उनके अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भागवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा की तहकीके हिंद, याद रखना है दोस्तों, याद रखना है कि तहकीके हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। सर्वप्रथम एचबर्ट साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में होता है। इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया दोस्तों? तहकीके हिंद का हिंदी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया दोस्तों। और ये सब VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन था? तो अल-बरूनी था। अल-बरूनी भारत में आया था। तो अल-बरूनी भारत में कब आया था दोस्तों? तो 11वीं शताब्दी में आया था अल-बरूनी भारत। और इनका याद रखना है दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? अबू रिहान। इनके बचपन का नाम अबू रिहान था। अल-बरूनी के बचपन का नाम क्या था? अबू रिहान था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान थे। तो कौन थे? तो वो अल-बरूनी थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह बिल्कुल बात गलत है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन
भारत से प्रभावित था, जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी बात सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, यह भी सही है। जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, यह बिल्कुल बात गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो उनका नाम है दोस्तों भीमदेव। भीमदेव ने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था दोस्तों जब एक पॉइंट यहाँ पर आपको और भी ध्यान में रखना है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था तो उस समय जो हिंदुशाही वंश का शासक था उसका नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना है जयपाल था। हिंदुशाही राजवंश को दंडित करने के लिए आया था और उसका जो शासक था कौन था? जयपाल था, याद रखना है। और हिंदुशाही राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हिंदुशाही वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वयहिंद, याद रखना है वयहिंद या इसको बोलते हैं उद्भांडपुर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हिंदुशाही राजवंश की राजधानी क्या थी? तो हिंदुशाही वंश की राजधानी थी वयहिंद या उद्भांडपुर। और ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि सिंध की राजधानी क्या थी? तो उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक किया था 712 ईस्वी में, तो उस समय सिंध की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो सिंध की राजधानी थी, याद रखना है अरोड़। सिंध की राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1026 में किया गया था दोस्तों। कई किताबों में 1025 भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। तो जिस समय सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया गया था उस समय किसका शासक था? तो भीमदेव प्रथम का शासन था। महमूद मंदिर से अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो उनका नाम था क्या दोस्तों? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे दोस्तों, यानी चलवाया था। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा, यानी देवनागरी लिपि का उस पर प्रयोग किया गया था। सिक्के के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति मोहम्मद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर अवंतो 418। चांदी के इस सिक्के का वजन कितना था दोस्तों? सिक्का का क्या का दिरहम का वजन कितना था? तो 3 ग्राम था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो उसका नाम था दोस्तों शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और यह वही गौरी है दोस्तों जिसने तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से क्या हो जाता है? हार जाता है। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हो जाता है? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और एक पॉइंट और भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज जो चौहान है दोस्तों, ये अगर पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में ना हो तो आपको टिक आउट करना है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये चौहान वंश में 3 पृथ्वीराज हुए थे, जिसमें से ये सबसे अंतिम थे पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है दोस्तों। और यही पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से हार गए थे। जबकि प्रथम युद्ध में ये क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और इनके एक राज कवि है, उनका भी ध्यान रखना है, उनका नाम है चंद्रवरदाई।
चंद वरदाई, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। याद रखना है दोस्तों, मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है। तो प्रथम आक्रमण कब किया गया था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है दोस्तों। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही दोस्तों। तो याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो दोस्तों याद रखना है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय, याद रखना है कि मूल राज जिनको भीम द्वितीय भी कहा जाता है दोस्तों, अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी दोस्तों। कब किया गया था? तो 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर अटैक करता है तो उस समय वहाँ जो गुजरात का शासक रहता है मूल राज, जिसे भीम द्वितीय के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, और उसकी एक विधवा माँ रहती है नायिका देवी। इन दोनों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और इसी सूझबूझ के कारण जो होता है दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो ये याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावड़ के युद्ध में हराया था और यह कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में। तो 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जो थे, याद रखना है कि कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था कौन? जयचंद को पराजित किया था। चंदावड़ वर्तमान फिरोजाबाद जिला में यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो चंदावड़ जगह कहाँ पर है? तो वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में के निकट यमुना तट पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावड़ के युद्ध में पराजित हुआ था? तो याद रखना है जयचंद, और यह कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट 1194 के चंदावड़ के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो याद रखना है जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा था दोस्तों? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कौन किसके साथ मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था? तो पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है दोस्तों। तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। पहला है चंगेज खां, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा है क्या दोस्तों? तो तैमूर। तो सबसे पहले किसने अटैक किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद किया था चंगेज खां ने और लास्ट में कौन सा किया दोस्तों? तो तैमूर ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। इस हिसाब से देखें तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर पहला हुआ था? तो याद रखना है मुल्तान में। सन 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगमरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोल सेना नायक, याद रखना है कि किसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? 1398 ईस्वी में। तो उस समय था नासरुद्दीन का शासन और उसी के समय तैमूर लंग अटैक करता है 1398 में, और यह डेट भी पूछा गया। हालांकि ये आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में। भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर
देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी की आकृति मिली है? तो मोहम्मद गौरी वह शासक था दोस्तों जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है दोस्तों। और यह VVI सवाल है दोस्तों BPSC के लिए। तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी ओर तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ था दोस्तों। याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ क्या खुदा हुआ था दोस्तों? तो कलमा खुदा हुआ था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम किसे अक्ता प्रदान किया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। याद रखना है 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के द्वारा ऐबक को कुछ उपाधियां दी गई थी। वो उपाधि भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन कौन सा? तो याद रखना है मलिक की उपाधि दिया गया था और प्लस सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यह उपाधि किसने दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो मोहम्मद गौरी ने दी थे दोस्तों। तो आगे जब दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना है दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के यह दास था बख्तियार खिलजी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेना नायक बनता है, कौन सा? बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया दोस्तों। तो याद रखना है कि राजधानी कौन सा था? तो उदंतपुर था। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया, याद रखना है, तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली। वहीं कुछ समय तक वह शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी, तो याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? तो लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और यह BPSC का फेवरेट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है यह। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? तो याद रखना है बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो किसने किया था? देखिए, तो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नीचे दिए गए कथन दिए गए, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन दिया है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। दूसरा, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, यह बात बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी कारण वह सफल हुए। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी कथन भी सही है और उसका कारण भी सही स्पष्टीकरण दे रहा है उसका। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से था? तो संस बनी वंश से था मोहम्मद गौरी। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति
सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण थे दोस्तों। तो ये सफलता भी याद रखना है, कभी भी बीपीएससी में इस टाइप का सवाल आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो किस शिलालेख से मिलती है दोस्तों? तो याद रखना है, रेशम बुनकरों की जानकारी हमको किस शिलालेख से मिलती है? तो यह हमको मिलती है दोस्तों दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख से हमको रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमको मिलती है दोस्तों। अब देखते हैं इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और यह हमारे डिस्कशन का आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। तो दसपुर यानी मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का था। याद रखना है कि दसपुर शिलालेख किसके शासनकाल का था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल का था। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल कौन था? कुमारगुप्त का राज्यपाल था वंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी यानी पटवाय श्रेणी उस समय किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रेशमी सूत बुनने वाले की एक समिति थी जिसे पटवाय श्रेणी कहा गया है दोस्तों। तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो पटवाय श्रेणी और इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? तो दसपुर, जिसे मंदसौर शिलालेख भी कहा जाता है दोस्तों, उसमें मिलता है। और यह किसके शासन काल का शिलालेख है दोस्तों? तो कुमारगुप्त के शासन काल का शिलालेख है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।